तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। देखो, जो भी मैं आपको ये क्वेश्चन जो भी मैं आपको ये अभी सोल्व कराऊंगा क्वेश्चन, उनमें आप क्या करना, उनमें आप एक तो एन एन का मतलब कि उसे कभी नहीं करना, नोट टू डू, एन से मार्क कर देना। मतलब कि देखो, सबसे पहले तो आप क्या करना, फर्स्ट रिवीजन में जो सबसे पहली बारी है सारे क्वेश्चंस कर लेना होल। और जो आप सेकंड बार करोगे किसी क्वेश्चन को या थर्ड बार करोगे, उसमें आपको जो एन वाले क्वेश्चन है उन्हें आपको करना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जितना ज्यादा कोर्स होगा उतना ज्यादा आपको दिक्कत होगी। एन वाले क्वेश्चंस आपको काट देने हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेट क्वेश्चंस होते हैं या फिर इनका कॉन्सेप्ट किसी बड़े क्वेश्चन में आ रहा होता है। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन जो आसान है बिल्कुल काट देने हैं उन्हें, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से भी चूज कर लेना, पर मैं आपको जो मेरे हिसाब से लगते हैं मैं वो बता दूंगा आपको। अगर आपको किसी क्वेश्चन को नहीं काटने का मन है, मत काटो यार, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है। अब एक और चीज, आर का मतलब जिन जिन क्वेश्चन पे एन लिख दिया उन्हें तो करना ही नहीं है, उन्हें तो बिल्कुल ऐसे काट देना, बिल्कुल ऐसे। अब आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रीड, मतलब टिक टिक करना है, क्वेश्चन को टिक टिक करके पढ़ लेना है, ठीक है। और जो बाकी सारे रिमेनिंग है उन्हें आपको ढंग से करना है। आप ढंग से कैसे भी करो, पर उन्हें आपको ढंग से करना है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच जाएंगे इनमें, ठीक है। टोटल 28 के करीब क्वेश्चन है, नहीं 28 नहीं है, 32 है, 32 क्वेश्चन है। चलो इन्हें स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है। स्पीड अपने हिसाब से सही रखना। और एक बात और चीज है कि इस वीडियो को मैं स्टार्ट तो कर रखी है, इस वीडियो को बैठ के मत, आराम से बैठ के देखो और प्रैक्टिस मैनुअल खोलो खुद, और साथ में सोल्व करो, साथ में करते हैं, चलो आओ मजा आएगा। चलो ये ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। नॉमिनल वैल्यू, बॉन्ड की नॉमिनल वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू दे रखी है 100 रुपए, और बॉन्ड का कूपन रेट दे रखा है 10%। कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। मैं आपको कुछ चीजें, बेसिक चीजें पहले बताता रहूंगा। कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट जो हमें दिया हुआ है 10%। अब ये फेस वैल्यू इसकी 100 रुपए है, सो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपए का, मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। बॉन्ड इज रिडीमेबल एट, रिडम्पशन वैल्यू दे रखी है हमें 110 रुपए की, और एट द एंड ऑफ 3 ईयर, तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के बाद। अब क्या करेंगे इसे, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। बॉन्ड की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी जीरो का मतलब बॉन्ड की वैल्यू एज ऑन टुडे, इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडम्पशन वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालो और इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, बाकी ज्यादा में मैं इतना ज्यादा डिटेल में करवाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। 10 डिवाइड बाय 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर, यहाँ पे 5%, 5.1%, 10% और 10.1% दिया हुआ है। मैं 10% वाले से सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब हमें चारों केसेस सोल्व करना है, पर मैं तो आपको एक केस सोल्व करके दिखा रहा हूँ, और बाकी सारे में मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। 1 प्लस 0.1 की पावर 2, 1 प्लस 10/1 प्लस 0.1 की पावर 3, प्लस 10/1 प्लस 0.1 की पावर 4। मैं आपको ये जो सोल्व करवा रहा हूँ इसे आपको कैलकुलेटर पे सोल्व करना है, और कैलकुलेटर पे सोल्व करने का तरीका भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, बिल्कुल अभी वेट करो एक सेकेंड। अब ये हमने देखो क्या करा, ये हमने करा टाइम वेस्ट, हमने इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे कैलकुलेटर पे सोल्व कर सकते हैं, पर मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। क्या करो, इंटरेस्ट हमें 10 रुपए का मिल रहा है, 10 रुपए का इंटरेस्ट 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 मिल रहा है, हमें 5 साल तक इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्या करो, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। बट हमें एक और चीज मिल रही है ना फ्यूचर में हमें क्या मिल रहा है, 105 रुपए, 105 रुपए थी ना रिडम्पशन वैल्यू, 110 रुपए थी, तो रिडम्पशन वैल्यू थी 110 रुपए, सो रिडम्पशन वैल्यू थी 110 रुपए, ये भी तो मिल रही है, सो इसकी भी डिस्काउंटिंग करो 0.1 का मतलब 10%, ठीक है। इसकी भी डिस्काउंटिंग करो और फिर इसे प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ, मतलब आज के दिन पे लेके आओ, और यही हमारी क्या होगी, बॉन्ड की वैल्यू होगी, ठीक है। सो ये वाला ये ऐसे ने सोल्व कर रखा है इसे यहाँ पे,
अब हमें क्या करना है, हमें इसे कैलकुलेटर में सोल्व करना है, हमें वैसा ऊपर जो हमने लिख रखा है वैसा सोल्व नहीं करना। मैं आपको एक बार फॉर्मेट बताऊंगा और उसे ही हम अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट, डिस्काउंटिंग रेट क्या है 10% फॉर 5 ईयर्स, 5 साल का है ना। अब हमें यहाँ पे पता है कि जो हमारे जो कैश फ्लोज हैं जो 10 रुपीज़ के आने वाले हैं 5 ईयर्स के लिए। सो हमने क्या करा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दी। 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा था ना हमें 100 इंटू 10% से, ठीक है। और फिर प्लस इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं, PVF भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, एट द रेट 10% और 5 ईयर इंटू मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 110 से। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं अभी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब कैलकुलेटर उठाओ, अपना अपना कैलकुलेटर उठाओ, ठीक है, ऐसा होता है कैलकुलेटर, उसे उठाओ और उसमें लिखो, देखो ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम, प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो एट द रेट 10% से। एक बार करवा रहा हूँ, तो अगर आपको ज़्यादा वो बोरिंग लग रहा है कोई नहीं, अभी नहीं, आगे नहीं करवाने वाला। तो 1.1 लिखो कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में लिखो 1.1 और फिर डिवाइड इजिकल टू दबाओ, तो फिर आएगा 0.909। एक बार और दबाओ 0.826, एक बार और दबाओ 0.7513, 0.751 ही लिख दो, 0.683, 0.621। अब क्या है, इसे क्या बोलते हैं, मैं आपको एक बार ये चीज़ें बता रहा हूँ खाली, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एट द रेट 10% फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए डिस्काउंटिंग करनी है तो 1 ईयर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% एट द रेट 10% फॉर 2 ईयर्स, तो 2 साल हमें बैक लाना है, 2 साल किसी चीज़ को बैक लाना है, ठीक है। फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए ये आ गया, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स। अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का क्या मतलब होता है, एंड प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का मतलब एक जो कांस्टेंट अमाउंट, अब हमें कांस्टेंट अमाउंट मिल रही है 10 रुपए की, कांस्टेंट अमाउंट मिलेगी 5 ईयर्स के लिए, इस पे हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर यूज कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि इनकी टोटल कर लो, इनकी टोटल करो सबकी। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले जब हम ये कर रहे थे इजिकल टू दबा रहे थे 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, ये आ गया। सीधे GT का बटन दबा दो कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में ग्रैंड टोटल का बटन दबाओ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ जाएगा कैलकुलेटर में 3.791, 3.791 आ गया, 3.791। अगर इनका टोटल करेंगे तो भी यही आएगा, या फिर अप्रोक्स में कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। 3.791 ये इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10 रुपीज का, ठीक है। या तो ऐसे कर लो सोल्व, वरना क्या करो, यहाँ पे लिखो कैश फ्लोज 10 10 10 10 10 प्लस 100, फिर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू करो, कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, यहाँ लिखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, यहाँ लिखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, तो भी तो यही हो रहा है, तो भी तो इन कैश फ्लोज की मल्टीप्लाई हो रही है इनसे, और फिर इस कैश फ्लोज की मल्टीप्लाई हो रही है इस वाले से 6.21 से। देखो इस ये 100 की मल्टीप्लाई हो रही है 6.21 से, और ये जो बाकी 10 हैं इनकी मल्टीप्लाई हो रही है इससे। सो बस यही था। अब ये क्या हो गया इसमें कंप्यूटर में, हेलो फ्रेंड्स। तो अभी कुछ देर पहले वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, पर अब सब कुछ ठीक है वीडियो में। तो मैंने आपको बता दिया कि हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर हमें बॉन्ड का फ्यूचर प्राइस नहीं, अगर हमें बॉन्ड का प्राइस निकालना है,
तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें जो फ्यूचर में इनकम होने वाली है हम उसकी डिस्काउंटिंग कर देंगे। फ्यूचर में हमें जो जो इनकम होने वाली है, जैसे कि इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है या फिर हमें रिडेम्पशन वैल्यू मिलने वाली है, हम उसकी डिस्काउंटिंग कर देंगे। सो हमें आज का प्राइस पता चल जाएगा बॉन्ड का। सो करंट मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब इंट्रिंसिक वैल्यू, बॉन्ड वैल्यू, थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ बॉन्ड, थ्योरेटिकल प्राइस अलग अलग नाम दिए हुए होंगे। इन सब का मतलब एक ही है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमें फ्यूचर के कैश फ्लोज की। फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कर देनी है डिस्काउंटिंग फैक्टर से। सो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी और वैल्यू ऑफ द बॉन्ड हमें ऐसे निकल जाएगी, हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। ये वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ये रही। अब क्या करना आपको ये करना है, एक दो सोल्व कर लो, एक दो केसेस। सो आपका ऐसा हो जाएगा। और इस क्वेश्चन पे सोल्व करने के बाद एन लिख देना। अभी एन लिख दो, एक काम करो, सारे क्वेश्चंस पे एन लिखते चले जाओ। एन का मतलब कि एक बार सोल्व करना है, फिर उसके बाद उठा के देखना नहीं है इसे, ठीक है। सोल्व करने के बाद ही से क्या करना है, ऐसे काट देना, ऐसे करके ऐसे काटना है, ठीक है। क्योंकि इसी टाइप के कॉन्सेप्ट आगे कवर है और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन। अब हम 31 क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। 31 क्वेश्चन में हमें क्या है, फेस वैल्यू गिवन है कि 10,000, कूपन रेट 10% गिवन है, मैच्योरिटी पीरियड हमें 6 ईयर्स का गिवन है, और लिखा हुआ है स्पेशल फीचर, कंपनी कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द बॉन्ड अप टू 12 ईयर्स। देखो अभी क्या चल रही है बॉन्ड की लाइफ चल रही है 6 ईयर्स। टाइम लाइन पे शो कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये 6 ईयर्स का एंड है, बट कंपनी यहाँ से क्या कर सकती है, ये 6 साल और बढ़ा सकती है, 6 साल और बढ़ा सकती है, तो टोटल 12 साल का पीरियड हो जाएगा बॉन्ड का। सो कंपनी ये जो अपना ऑप्शन है कि कंपनी बढ़ा सकती है बॉन्ड को, कब एक्सरसाइज करेगी, जब कंपनी को कुछ फायदा दिखेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ फायदा होगा क्या कंपनी को। सो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट, अगर इन्वेस्टर को लगता है कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में 8% हो जाएगा, मतलब जो 6th ईयर पे छठे साल में इंटरेस्ट रेट 8% हो जाएगा। हम कहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हम खड़े हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में। और ये कह रहा है कि छठे साल में 8% का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, और ये 8% का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। तो कंपनी क्या करेगी इस समय पे, कंपनी कहेगी कि भाई मैं तो अभी 10% का इंटरेस्ट रेट पे कर रही हूँ, और फिर इंटरेस्ट रेट जब 8% हो जाएगा तो कंपनी क्या और आगे बढ़ाएगी, कंपनी आगे नहीं बढ़ाएगी बॉन्ड की जो ड्यूरेशन है, कंपनी बॉन्ड की ड्यूरेशन नहीं बढ़ाएगी। तो हमारे बॉन्ड की कितनी ड्यूरेशन बैठी असलियत में, हमारे बॉन्ड की ड्यूरेशन बैठी खाली 6 ईयर्स। तो हमारी बॉन्ड की जो ड्यूरेशन बैठी वो बैठी 6 ईयर्स खाली। और हमारा जो कूपन रेट तो हमें गिवन ही है 10% है। और उसके बाद हमें गिवन है कि इंटरेस्ट रेट ऑन इक्विवेलेंट बॉन्ड इज 8%। इंटरेस्ट रेट ऑन इक्विवेलेंट बॉन्ड इसका मतलब होता है Y2M। अगर हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऐसे लिखा हुआ ना मिले या फिर यील्ड ना मिले, सो हम क्या करेंगे, हम कंपेरेबल बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट को Y2M मान लेंगे, ठीक है। तो हमारे ये डिस्काउंट रेट हो जाएगा, डिस्काउंट रेट Y2M एक ही बात है। तो डिस्काउंट रेट हमारा आ गया 8% का, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम बॉन्ड की प्राइस निकाल लेंगे। इसमें लिखा हुआ है हाउ मच ही शुड पे फॉर दिस बॉन्ड नाउ, हमें कितना पे करना चाहिए इस बॉन्ड के लिए, मतलब कितना पे करना चाहिए, मतलब प्राइस ऑफ द बॉन्ड। हमें क्या लगता है प्राइस ऑफ द बॉन्ड क्या है, तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड निकालना सिंपल, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। देखो ICAI ने भी यही सोल्व कर रखा है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लिया और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दी इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट है 1000, 10,000 इंटू 10%, 10,000 इंटू 10% लेके इंटू 10% कर दिया तो 1,000 आ गया, और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एक बार बताऊंगा, बस एक बार हो, इसके बाद नहीं बताऊंगा। देखो क्या करो कैलकुलेटर में 1.08 लिखो, फिर डिवाइड इज इक्वल टू दबाओ,
बिल्कुल मैं भी कर लेता हूँ। 1.08 डिवाइड इज इक्वल टू, तो आएगा 0.9259। एक बार और इजिकल टू दबाओ, 2 3 4 5 6, 6 बार इजिकल टू दबाओ तो फिर आएगा 0.6301। 0.6301 ये क्या है? ये है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब अगर हमें हमारे कोई 6 साल बाद हमें कुछ पैसा मिलने वाला है, तो हम अगर उसे आज की वैल्यू पे लाएं तो उसके लिए हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको करने से। तो देखो ये मल्टीप्लाई करिए ICI ने 10,000 इंटू 0.630। अब हमें क्या करना है, जो हमारा कैलकुलेटर है हमें इसमें GT का बटन दबा देना है। GT का बटन हम दबाएंगे तो क्या होगा, उससे हमारा आएगा 4.623। ये रहा 4.623। GT का बटन से क्या करा, GT के बटन ने सिंपली इन सारे जो फैक्टर्स हैं जो हमने निकाले थे स्क्रीन पे, जो हमें कैलकुलेटर की स्क्रीन पे शो हो रहे थे, उन सबका टोटल मार दिया और यहाँ पे हमने ये फिगर लिख दी। उसके बाद हमने इन दोनों का टोटल करा और ये आ गया 10923। सिंपल था। अब ये जो पार्ट बी है इसका पार्ट भी मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसके पार्ट बी में थोड़ी सी दिक्कत सी लग रही है सॉल्यूशन में, तो इसे मैं पहले कंफर्म कर लूंगा और उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे हो गया। अब आ गए हम थर्ड क्वेश्चन पे। 32 भी क्वेश्चन आसान है। कन्वर्टिबल बॉन्ड दे रखा है हमें जिसकी फेस वैल्यू है 1,000 रुपए। इशू हुआ है ये 1350 पे, मतलब इशू कितने को हुआ है? 1350 पे। जो कूपन रेट है 10%, 10.5%, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो वो मिलेगा 10.5% इंटू 1,000, 105 बैठा। करंट मार्केट प्राइस जो बॉन्ड की चल रही है, जो बॉन्ड की करंट मार्केट प्राइस है, ये इंपॉर्टेंट है। सो इशू प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, पहले कितने पे इशू हुआ हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सो करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है वो चल रही है 1475। करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इज ये। कन्वर्जन रेट भी दे रखा है 14%, 14 शेयर्स पर बॉन्ड। और जो शेयर का प्राइस जो चल रहा है, देखो बॉन्ड का प्राइस तो 1475 चल रहा है और जो शेयर का प्राइस है वो चल रहा है 80 रुपए। ये कह रहे हैं कि इस जो बॉन्ड को कन्वर्ट करा जा सकता है, कन्वर्टिबल बॉन्ड है, और ये कन्वर्टिबल बॉन्ड CB ये कन्वर्ट हो जाएगा 14 शेयर्स में। 14 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा जिनकी आज वैल्यू चल रही है 80 रुपए। सो इसे बोलते हैं कन्वर्जन वैल्यू। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कन्वर्जन वैल्यू। अपने नोट्स में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले सारे पता हैं, मतलब एक बार या तो पढ़ा हुआ भी है पहले, तो कभी ना पढ़ा तो होगा ही, बस ये मान के चल रहा हूँ मैं कि कभी ना कभी तो पढ़ा है। तो कन्वर्जन वैल्यू बोलते हैं इसे। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब हमें कितनी वैल्यू मिलेगी। 14 शेयर्स मिलेंगे हमें अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो, और 80 रुपये उनका प्राइस चल रहा है, तो हमारी कन्वर्जन वैल्यू आ जाएगी इससे। प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू। प्रीमियम का मतलब क्या है? अब हमें कन्वर्जन का ऑप्शन मिला है, कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिला है, उसके लिए हमने प्रीमियम दिया, और हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए। तो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू। तो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड चल रहा है 1475, और हमें कितना मिला उससे 1120। हमने कितना एक्स्ट्रा दिया ये उनका डिफरेंस आ गया, उसे डिवाइड कर देंगे कन्वर्जन वैल्यू से 1120 और फिर इंटू 100 कर देंगे। सो इसका जो फॉर्मूला होता है प्रीमियम और कन्वर्जन वैल्यू, या फिर कन्वर्जन
प्रीमियम परसेंटेज भी बोलते हैं, कन्वर्जन प्रीमियम परसेंटेज भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ शेयर इनटू करंट मार्केट प्राइस, कन्वर्जन वैल्यू से डिवाइड कर दो, इनटू 100 कर दो। So 1475 minus 1120 डिवाइड बाय 1120 परसेंटेज, सो आया 31.696% और 31.70%। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या करो, इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दो और इस पे नोट एन लिख दो। मतलब एक बार करने के बाद इसे काट देना, अभी तो खाली एन लिख दो इस पे। मैंने तो काट दिया क्योंकि मैंने ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं मेरा अटेम्प्ट भी मई 21 है। अब हम आ गए 33 पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसे। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में दे रखा है, न्यू कोर्स के स्टडी मटेरियल में ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। एक कंपनी है जिसने इशू करे हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर विद अ कूपन रेट ऑफ 12%। तो कूपन रेट है 12%, कन्वर्ट हो जाएंगे ये 20 इक्विटी शेयर में। तो ये से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारा कन्वर्जन रेशो हमें गिवन है 20 इक्विटी शेयर पर डिवेंचर, 20 शेयर पर डिवेंचर। डिवेंचर विल बी रिडीम्ड एट 100 और मैच्योरिटी 5 years की दे रखी है। इन्वेस्टर जनरली रिक्वायर्ड अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 8%। Y2M आ गया, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इसका मतलब Y2M, डिस्काउंटिंग रेट एक ही बात है। अब एन इन्वेस्टर व्हेन विल यू एक्सरसाइज कन्वर्जन फॉर गिवन मार्केट प्राइसेस। आप कब एक्सरसाइज करोगे अपना कन्वर्जन ऑप्शन? मतलब अगर एक इन्वेस्टर है, वो अपना कन्वर्जन ऑप्शन कब एक्सरसाइज करेगा? बेसिकली वो अपना कन्वर्जन ऑप्शन तब एक्सरसाइज करेगा जब कन्वर्जन वैल्यू, मतलब कन्वर्ट करने के बाद जितनी वैल्यू आएगी वो हमें बॉन्ड वैल्यू से ज्यादा मिले। मतलब बॉन्ड वैल्यू से, बीओ का मतलब बॉन्ड वैल्यू, जो बॉन्ड का प्राइस है जो हम निकालेंगे, या फिर जो निकला हुआ दे रखा है, जो भी करंट में चल रहा है, करंट वाला प्राइस तो दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बॉन्ड का प्राइस निकालेंगे, कन्वर्जन वैल्यू निकालेंगे। कन्वर्जन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये अलग अलग शेयर प्राइसेस हमें गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे। 20 इक्विटी शेयर्स है ना, तो 20 इक्विटी शेयर्स इंटू 4 रुपये मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार आ गई कन्वर्जन वैल्यू 80 रुपये की। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की आएगी। तो ऐसे कन्वर्जन वैल्यू ऐसे आ जाएगी। बॉन्ड का प्राइस निकालना पड़ेगा हमें और फिर उससे हमारा आंसर आ जाएगा। सो जिस केस में ये कन्वर्जन वैल्यू बॉन्ड वैल्यू से बड़ी होगी, उसमें इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर कन्वर्ट करवा लेगा अपने शेयर, क्योंकि उसे ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है। समझ में आया ना? कन्वर्जन वैल्यू मतलब कन्वर्ट करने के बाद हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, बॉन्ड वैल्यू से कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो एक्स्ट्रा मिलेगा तभी तो वो क्या करेगा, अपना उसमें एक्सरसाइज करेगा। इफ डिवेंचर आर नॉट कन्वर्टेड, इट्स वैल्यू इज एट अंडर। हटाओ इसे, वैल्यू ऑफ डिवेंचर निकालो, खाली सीधा बॉन्ड वैल्यू या फिर वैल्यू ऑफ बॉन्ड। वैल्यू ऑफ डिवेंचर लिखा है ना यहाँ पे, तो डिवेंचर लिख दो, बॉन्ड मत लिखो। वैल्यू ऑफ डिवेंचर आ गई ऐसे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट और रिडम्पशन वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू कर दी। क्या कैसे करेंगे, कैलकुलेटर पे चलो सोल्व करते हैं। 1.08 डिवाइड 1 2 3 4 5 5 बार दबाया मैंने, 1.08 डिवाइड इजिकल टू 5 बार करो, तो हमारी ये आएगा 0.6805। अब उसकी मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि 100 रुपये हमें रिडम्पशन पे मिलने वाले हैं। रिडम्पशन पे कितना पैसा मिलने वाला है उससे मल्टीप्लाई करो। उसके बाद जीटी दबाओ, जीटी दबाने के बाद ये वाली फिगर आएगी, उससे मल्टीप्लाई कर दो जो हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का रेट क्या चल रहा है, कूपन रेट 12%। और फेस वैल्यू हमें गिवन है क्या? फेस वैल्यू हमें गिवन नहीं है,
अगर फेस वैल्यू गिवन ना हो तो हमें फेस वैल्यू अपने आप एज्यूम करनी है। और फेस वैल्यू कैसे एज्यूम करना, देखो जैसे हमारे रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपये है, सो इसके आसपास ही अगर रिडम्पशन वैल्यू 95 भी होती तो हम 100 रुपये एज्यूम करते, मतलब 100 के मल्टीपल में हमें क्या करना है, 100 के मल्टीपल में करना है। बट अगर रिडम्पशन वैल्यू 900 होती तो हम क्या करते, हम 1000 चूज करते फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है तो हमने मान लिया कि फेस वैल्यू 100 है, तो फेस वैल्यू 100 इंटू क्या करा, फेस वैल्यू इंटू 12% करा, तो हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आ गया हमारा 12 रुपये का। 12 रुपये से मल्टीप्लाई कर दी इसकी जो हमने निकाला है एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। सो हमारी ये दोनों वैल्यू आ गई और हमारा वैल्यू डिवेंचर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, कन्वर्जन वैल्यू निकालेंगे। इसे कन्वर्जन वैल्यू लिखो, कन्वर्जन वैल्यू वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर भी बोल सकते हैं, पर कन्वर्जन वैल्यू लिखो, सही है। कन्वर्जन वैल्यू निकाली हमने, मार्केट प्राइस लिखा 1 2 3, नंबर ऑफ शेयर्स लिखा, कन्वर्ट करने पे कितना शेयर्स मिलेंगे, इसे कन्वर्जन रेशियो बोलते हैं, कन्वर्जन रेशियो। ठीक है, हमें पता चला कि कन्वर्ट करने के बाद हमें अगर अभी 4 रुपये पे कन्वर्ट करवा लेंगे तो फिर हमें 80 रुपये मिलेंगे, 5 पे करवाएंगे तो 100 मिलेंगे, 6 पे करवाएंगे तो हमें 120 मिलेंगे। अब हमारे बॉन्ड की वैल्यू क्या चल रही है, बॉन्ड की वैल्यू चल रही है 116.016। ठीक है, अगर हम अभी कन्वर्ट करवा लें 80 रुपये पे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, अगर हम 100 पे करवा लें तब भी हमारा नुकसान हो जाएगा। बट अगर हम 120 पे कन्वर्ट करवाएंगे तो हमारा फायदा होगा। 120 पे अगर हमने कन्वर्ट करवाया तो हमें 120 रुपए की वैल्यू के शेयर्स मिल जाएंगे, और हमारे पास से क्या जाएगा, हमारे पास से जाएगा बॉन्ड जिसकी वैल्यू है 116। तो हमें कितने का फायदा हुआ, 120 माइनस 116 इज इक्वल टू 4 रुपए का फायदा होगा। हर एक बॉन्ड पर हमें 4 रुपए का फायदा होगा। हमें निकाल के दिखाना नहीं है, बस हमें तो ये बता देना है कि जब तक मार्केट प्राइस 6 रुपए नहीं आता, कन्वर्जन ऑप्शन शुड नॉट बी एक्सरसाइज। यहाँ पे लिखो कन्वर्जन ऑप्शन शुड नॉट बी एक्सरसाइज। ठीक है, हमारा तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन सही है, इसे कर लेना, इसे तो पढ़ के भी चले जाना, एक बारी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसे भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी एक काम करो, इस क्वेश्चन में क्या करो, एक पेपर पे लिख दो कि जब कन्वर्जन वैल्यू बॉन्ड वैल्यू से ज्यादा होगी तब हम कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, और फिर इस क्वेश्चन को भी आप काट सकते हो। मैं तो जितना हो सके उतना छोटा कोर्स करवा रहा हूँ। ठीक है, स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है शेयर, स्टॉक का मतलब होता है शेयर। स्टॉक का मतलब होता है शेयर, मतलब शेयर की क्या वैल्यू है बॉन्ड में, इसे हम बोलेंगे कन्वर्जन वैल्यू। भी अलग अलग नाम से दे रखा है, बेफालतू में आई इसमें अलग अलग नाम से दे रखा है। तो स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड मतलब स्टॉक से नाम याद रखो शेयर, स्टॉक से नाम याद रखो शेयर, मतलब शेयर की कितनी वैल्यू है, कन्वर्जन वैल्यू, सिंपल सी बात है। अब देखो कन्वर्जन रेशियो में गिवन है 20 शेयर्स मिलेंगे एक बॉन्ड पे, तो कन्वर्जन रेशियो गिवन है। मार्केट प्राइस शेयर का चल रहा है 12 रुपये, सो कन्वर्जन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 12, 240 की कन्वर्जन वैल्यू हो जाएगी। ये देखो 240 आ गया। देखो स्टॉक वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू अलग अलग नाम दे रखे हैं बेफालतू में। चलो, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क। अब ये डाउनसाइड रिस्क मैं आपको बता देता हूँ। अगर कन्वर्जन बॉन्ड मतलब कन्वर्टिबल बॉन्ड की वैल्यू गिरती है तो वो कहाँ तक गिरेगी, मतलब देखो अगर शेयर है, जो शेयर है, शेयर की वैल्यू गिरेगी तो फिर कन्वर्टिबल बॉन्ड की भी वैल्यू गिरेगी, क्योंकि ऑप्शन का कुछ फायदा ही नहीं हुआ ना। जब शेयर की वैल्यू गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, तो फिर कन्वर्टिबल बॉन्ड में जो ऑप्शन लिया है, कन्वर्जन का ऑप्शन जो मिला है, उसकी वैल्यू भी गिरेगी। पर वो कहाँ तक गिरेगी, वो नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड तक गिरेगी।
जो कि आखिरी में उसका नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड कंपोनेंट तो बचेगा ना, मतलब इंटरेस्ट तो मिलेगा ही ना। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड तक गिरेगी। नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड को स्ट्रेट बॉन्ड भी बोलते हैं। स्ट्रेट बॉन्ड, स्ट्रेट का मतलब सीधा, सीधा साधा बॉन्ड, मतलब खाली सीधा साधा बॉन्ड जो खाली इंटरेस्ट देगा और रिडम्पशन वैल्यू देगा, उसमें कोई कन्वर्जन ऑप्शन नहीं होगा। नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड में कोई कन्वर्जन ऑप्शन नहीं होगा, उसे सीधा साधा स्ट्रेट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये देखो स्ट्रेट बॉन्ड की वैल्यू हमें गिवन है और ये मार्केट वैल्यू कन्वर्टेबल बॉन्ड गिवन है। अब ये है परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क। इसका फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। मतलब कितना गिर सकता है, मतलब कितने का रिस्क है। देखो कितने का रिस्क है, 265 माइनस 235, 30 रुपए का रिस्क है, 30 रुपए का रिस्क है। बट ये रिस्क हमेशा परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो डिवाइड कर दो इसे, 30 रुपए को डिवाइड कर दो नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू से, मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो 30 डिवाइडेड बाय 235 और परसेंटेज, 30 डिवाइड बाय 235%, 12.7 ये आ गया। इसे काट देना, ठीक है, इसे काट देना। हमेशा क्या आएगा, हमेशा नीचे या तो मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड आएगा। बट अगर हमें कन्वर्जन प्रीमियम परसेंटेज निकालनी है, कन्वर्जन प्रीमियम परसेंटेज मतलब प्रीमियम के लिए कितनी हमने वो एक्स्ट्रा दिया, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी उसके लिए भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क, मतलब गिरने का हमें कितना रिस्क है, मतलब कहाँ तक गिर सकता है, उसे हम परसेंटेज में निकालना है। अब कन्वर्जन प्रीमियम परसेंटेज, ये हमेशा परसेंटेज में निकलेगा। सो इसका फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय कन्वर्जन वैल्यू, और जो परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क है, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड मतलब इसका भी फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड इंटू 100 इंटू 100। हमेशा याद रखो कि मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड नीचे नहीं आएगी। तो नीचे क्या आएगा, जो उसका अपोजिट होगा। इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट है नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू, इसका अपोजिट है कन्वर्टेबल बॉन्ड की कन्वर्जन वैल्यू, इसका आ गया कन्वर्जन वैल्यू। सो ये नीचे आ गया। मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड कभी नीचे नहीं आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में वो नहीं आएगा, ठीक है। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें फॉर्मूला याद करने का तरीका पता चल गया। कन्वर्जन प्रीमियम निकालने के लिए क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू कैसे निकलेगी, अभी हमने ऊपर निकाली है 12 इंटू 20, 20 शेयर थे तो हमारी 240 आ गई थी। मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड हमें दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, और कन्वर्जन वैल्यू दे रखी है, तो हमारा ये आ गया। कन्वर्जन प्रीमियम परसेंटेज मतलब कन्वर्जन प्रीमियम हमने कितना एक्स्ट्रा दिया, देखो 125 माइनस 240 कितना एक्स्ट्रा दिया, 2, मतलब कन्वर्जन प्रीमियम मतलब वो अधिकार पाने के लिए हमने दिया 25 रुपए एक्स्ट्रा। कन्वर्ट करने का अधिकार पाने के लिए हमने उसे 25 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, और उसका उसे हम परसेंटेज में निकालेंगे, हमेशा परसेंटेज में निकालेंगे, 240 की रेस्पेक्ट में निकालेंगे। सो 25 डिवाइड बाय कन्वर्जन वैल्यू नीचे आएगी 240 और फिर इंटू 100, तो ये आ गया हमारा आंसर। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस को ब्रेक इवन प्राइस भी बोलते हैं, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस को ब्रेक इवन प्राइस भी बोलते हैं। अब क्या करना है इसमें, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ब्रेक इवन प्राइस, इसका मतलब नो लॉस। अगर हम कन्वर्ट करवा लें तो लॉस ना हो, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस का मतलब ये होता है। मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड मतलब जो हमने पैसा खर्च करा है, जितना पैसा खर्च करा
जितना पैसा दिया उतना पैसा रिकवर हो जाए उतना पैसा ही बस। तो नंबर ऑफ शेयर, इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमें हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा पर शेयर कितना, पर शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए, ₹3 पर शेयर। अगर हमारा जो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस है, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस का मतलब शेयर का प्राइस, शेयर का प्राइस क्या हो जिससे हमें लॉस ना हो, शेयर का प्राइस क्या हो जिससे हमें लॉस ना हो। तो अगर शेयर का प्राइस 13.25 चला गया तो हम उसे कन्वर्ट करवा लेंगे 20, हम कन्वर्ट करवा लेंगे और 20 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी, तो हमें कितना वैल्यू आएगी। अगर शेयर का प्राइस 13.25 चला गया तो हम उसे बॉन्ड को, जो हमारा बॉन्ड है, हम बॉन्ड को कन्वर्ट करवा लेंगे शेयर्स में, और शेयर्स मिलेंगे हमें 20। सो 20 शेयर मिलेंगे, 13.25 से मल्टीप्लाई करें तो 265 आ गया। कन्वर्ट करवाते ही हमें इतनी वैल्यू आ जाएगी, और मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड की क्या चल रही है, जितना हमने पैसा खर्च करा है वो भी 265 ही चल रही है। तो सिंपल सी बात है, जो बॉन्ड का प्राइस है ना, बॉन्ड के प्राइस को हमने इक्वली बांट दिया नंबर ऑफ शेयर्स में, मतलब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया। सो हमें पर शेयर का प्राइस आ गया, पर शेयर इतना प्राइस होना चाहिए। अब अगर पर शेयर इतना प्राइस है तो फिर कन्वर्ट करवाने के बाद हमें कोई लॉस नहीं होगा, तो इसे कन्वर्जन पैरिटी प्राइस बोलेंगे। अब अगर हमारा जो प्राइस है, शेयर का प्राइस है, वो 13.25 से ऊपर चला गया तो प्रॉफिट भी होगा, कन्वर्जन करवाने के बाद प्रॉफिट भी होगा। पर 13.25 से नीचे चला गया तो हम ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे और हमें लॉस भी नहीं होगा। यही तो फायदा होता है ऑप्शन से। और यही चीज हमने पढ़ी ऊपर वाले क्वेश्चन में, जो अभी हमने कटवा दिया था उसे, जो हमने वो क्वेश्चन को काट दिया था, ये पढ़ा था ना हमने कि जब कन्वर्जन वैल्यू ग्रेटर होगी बॉन्ड वैल्यू से, जो बॉन्ड वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड से ज्यादा होगी, तभी तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। ये हमने पढ़ा था ना, अभी क्वेश्चन करा था। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या था मेन पॉइंट, देखो क्वेश्चन नंबर 34 में परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, खाली ये जो नाम अलग से दे रखा है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, ये जो नाम है ना, ये इसे हम बोलते हैं प्रीमियम ओवर स्टेट बॉन्ड, प्रीमियम ओवर स्टेट बॉन्ड, ओवर स्टेट बॉन्ड, इसे हम प्रीमियम ओवर स्टेट बॉन्ड भी बोलते हैं। बस ये चीज याद रखनी है इस क्वेश्चन से, तो क्योंकि इस क्वेश्चन के टाइप के ही बाकी क्वेश्चन आगे मिलेंगे हमें। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या मिला, क्या पता चला, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क का मतलब प्रीमियम ओवर स्टेट बॉन्ड भी होता है। एक पेपर पे अलग से नोट कर लो इसे, और इस क्वेश्चन पे भी हम चाहे तो एन लिख सकते हैं, बस ये चीज हमें नोट कर लेनी है। और स्टेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, और ये स्टॉक वैल्यू, ये जो हमने पढ़ा था स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड का मतलब कन्वर्जन वैल्यू भी होता है, ये भी नोट कर लो। और एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, मतलब पूरी प्रैक्टिस मैनुअल को, और ये एन वाले क्वेश्चंस को फिर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, पाइनएप्पल लिमिटेड फुल्ली कन्वर्टिबल 12% डिवेंचर, 12% हमारा कूपन रेट है, फुल्ली कन्वर्टिबल है, और हमें कन्वर्जन रेशियो दे रखा है 10:1, और मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर दे रखा है मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड, इसका मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड, सॉरी मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड दे रखा है हमें, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड, कन्वर्टिबल बॉन्ड का मतलब डिवेंचर, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर बोल देता हूँ, हमें दे रखा है 5400। कन्वर्जन प्रीमियम परसेंटेज, अरे यार अभी तो बताया था, कन्वर्जन प्रीमियम परसेंटेज इसका मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू, मतलब कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और डिवाइड कर देंगे इसे कन्वर्जन वैल्यू से। सो कन्वर्जन वैल्यू कैसा आएगी, कन्वर्जन वैल्यू आएगी 10 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे हमें, 10 शेयर्स मिलेंगे कन्वर्ट करने के बाद, और एक शेयर की अभी प्राइस क्या चल रहा है, 430 चल रहा है। सो 4300
सो कन्वर्जन वैल्यू आ गई 5400 माइनस 4300 डिवाइड बाय 4300। ICI ने बहुत कुछ ये उल्टा सीधा कर रखा है, इसे करने की जरूरत नहीं है, मतलब पर शेयर में लाने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने कराया ना वही ठीक है। वैसे ICI ने भी यही कर रखा था, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटू 100 कर दो। सो 5400 माइनस 4300 डिवाइड बाय 4300 परसेंटेज। तो यार 25.58%, 25.58% और ये हमारा आंसर आ गया। कन्वर्जन वैल्यू अभी तो निकाल दी यार ऊपर, या तो पहले कन्वर्जन वैल्यू निकलवा लेते, क्योंकि कन्वर्जन वैल्यू की जरूरत हमें फर्स्ट पॉइंट में पड़ी, पर क्या कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन तो अभी काट दो, क्योंकि ये कन्वर्जन जो प्रीमियम परसेंटेज है और कन्वर्जन वैल्यू है ये हमने ऊपर भी करा है, और आगे भी आने वाले हैं, यही क्वेश्चन आएंगे आगे भी। तो इस क्वेश्चन को तो काट दो और एन लिख दो उस क्वेश्चन पे, एक बार खुद से सोल्व कर लेना। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये तो इंपॉर्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो इंपॉर्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन हम काट नहीं रहे हैं या फिर जिन क्वेश्चन पे हम आर नहीं लगा रहे हैं, आर का मतलब होता है रीड कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन है बायबैक का, बायबैक का क्वेश्चन है और एकदम बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। राहुल लिमिटेड के पास सरप्लस कैश पड़ा था, मतलब इसके पास 100 लाख रुपए पड़े थे, मतलब 1 करोड़ रुपया पड़ा था। तो इसने सोचा कि मैं इसमें से 27% मतलब 27 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। भाई ज्यादा कैश आ गया भाई, डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, तो 27 लाख डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है। तो हमें 100 लाख क्यों दिया, 100 लाख मत देते, सीधा 27 लाख ही दे देते तो ठीक है। तो 27 लाख कैश है हमें हमारे पास, जिसे ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी, ये बायबैक करेगी शेयर्स मार्केट से, मतलब अपने शेयर बायबैक कर लेगी। बायबैक करने के बाद फाइनेंस मैनेजर कह रहा है कि बायबैक करने के बाद जो शेयर प्राइस है वो 10% ज्यादा चला जाएगा जो बायबैक प्राइस था। मतलब बायबैक करने के बाद प्राइस आफ्टर बायबैक चला जाएगा 1.1, मतलब 10% ज्यादा ना, इनटू प्राइस बिफोर बायबैक। सो प्राइस बिफोर बायबैक को हम लिख देते हैं पी। प्राइस बिफोर बायबैक का मतलब पी, प्राइस बिफोर बायबैक को हमने लिख दिया पी, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी कितने शेयर्स है कंपनी के पास। कंपनी ने अभी 10 लाख शेयर्स इशू कर रखे हैं मार्केट में, और उनका EPS जो चल रहा है वो है 3। कंपनी कह रही है कि the price you are required to determine the price at which shares can be repurchased if market capitalization should be 210 लाख आफ्टर बायबैक। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब मार्केट वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर का मतलब, अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर बायबैक है, तो हमें ये नंबर ऑफ शेयर्स भी आफ्टर बायबैक लेना पड़ेगा, और ये जो मार्केट प्राइस पर शेयर है ये भी आफ्टर बायबैक लेना पड़ेगा। अब ये प्राइस आफ्टर बायबैक हमने अभी ऊपर निकाला है, प्राइस आफ्टर बायबैक है 1.1 इंटू प्राइस बिफोर बायबैक। सो 1.1 इंटू पी, 1.1 इंटू पी मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक हमने कर लिया, तो उसके बाद हमारे शेयर्स खत्म हो जाएंगे ना। सो 10 लाख, हमारे 10 लाख अभी शेयर्स चल रहे थे, बायबैक करेंगे हम,
हमारे पास 27 लाख रुपया है, 27 लाख रुपया पड़ा है। हम कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं उससे? डिवाइड बाय पी। 27 लाख रुपया हमारे पास, अब हम उसमें से कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं? अब देखो तुम्हारी जेब में 100 रुपये पड़े हैं और 10 रुपए की एक चॉकलेट आती है, तो कितनी चॉकलेट खरीद सकते हैं? 10 चॉकलेट खरीद सकते हैं। तो ये वही तरीका है। हमारे पास 27 लाख रुपया पड़ा है और जो शेयर का प्राइस है, बायबैक करने का प्राइस है, वो है पी। अभी हमने ऊपर लिख रखा है उसे। सो इससे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आ जाएंगे और उसकी मल्टीप्लाई कर देना हमें 10 लाख से। ठीक है, इसे ब्रैकेट में करो। उसका वो इक्वल टू होगी मार्केट कैपिटलाइजेशन के, और मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें दे रखी है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर बायबैक 210 लाख होनी चाहिए। मतलब 210 लाख की मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स की मल्टीप्लाई कर दो मार्केट प्राइस पर शेयर से, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें इसे सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो चलो सोल्व भी कर ही लेते हैं इसे। देखो ये 1.1 जो है, इसे ले जाओ डिवाइड में यहाँ पे, ये 210 लाख से। तो 210 लाख डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू 10 लाख इंटू पी माइनस 27 लाख, क्योंकि पी से पी कैंसिल हो जाएगा, पर पी की मल्टीप्लाई से तो हो जाएगी। और फिर ये आ गया पी इज इक्वल टू, खुद से सोल्व कर लेना, मैं तो थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहा हूँ इसमें। पी आएगा 210 माइनस 210 डिवाइड बाय 1.1 माइनस नहीं प्लस होगा 27 लाख, 27 लाख। और फिर इसे डिवाइड कर देंगे 10 लाख से, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 210 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू ये प्लस 27 डिवाइड बाय 10, 21.79 पर शेयर। ये आया हमारा पी। और पी का क्या मतलब था? पी का मतलब था प्राइस बिफोर बायबैक, मतलब किस प्राइस पर हमें बाय करना चाहिए। प्राइस एट विच वी शुड बाय, हमें इस प्राइस पे बाय करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। तो एक बार और स्टार्टिंग से देखें इसी क्वेश्चन को। देखो हमने क्या करा, इसने कहा हमसे कि निकालो प्राइस जिस पे हम रीपरचेज करें, मतलब जिससे हम परचेज करें, ताकि हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन 210 लाख हो। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले एक अजम्पशन ले ली कि जो हमारा प्राइस है जिस पर हम बाय करेंगे उसे हमने पी मान लिया। उसके बाद प्राइस आफ्टर बायबैक का प्राइस आ जाएगा 1.1। ठीक है, आफ्टर बायबैक का प्राइस आ जाएगा 1.1। अब इसने हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि 210 लाख की मार्केट कैपिटलाइजेशन बचनी चाहिए। तो हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन का आसान सा फॉर्मूला है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब एमसी लिखो इसे। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, बट ये आफ्टर बायबैक वाला है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें आफ्टर बायबैक की दे रखी है। तो हमने मार्केट प्राइस आफ्टर बायबैक तो हमने ऊपर ही निकाल लिया है। अब नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक कितने होंगे, तो जितने 10 लाख के शेयर्स थे उसमें से हमने माइनस कर दिए जितने शेयर हमने बायबैक कर लिए। अब हम कितने शेयर बायबैक कर सकते हैं? 27 लाख रुपए है हमारे पास, 27 लाख रुपए हमारे पास। डिवाइड कर दिया उसे, एक शेयर का प्राइस कितना है, तो उससे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे कि कितने शेयर्स हम बायबैक कर सकते हैं। तो उससे हमारा पी आ जाएगा, उससे हम सोल्व कर लेंगे तो उससे हमारा पी आ जाएगा 21.79। ठीक है, तो आ गया। अब ये नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी रीपरचेस्ड, बहुत आसान है। अब ये तो इसके बाद का जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी रीपरचेस्ड, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मेरे पास 100 रुपए हैं, तो मैं उससे कितनी चॉकलेट खरीद सकता हूँ अगर एक चॉकलेट का प्राइस 10 रुपए है। अब देखो मेरे पास 27 लाख रुपए है, एक शेयर का प्राइस चल रहा है 21.79,
एक शेयर का प्राइस चल रहा है 21.79, तो हम कितने शेयर परचेज कर सकते हैं? और ये कितना हार्ड क्वेश्चन दे दिया, 1.2391 लाख, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख से तो आ जाएगा 123,910 शेयर्स। यहाँ पे इन्होंने अप्रोक्स कर रखा हो, शायद नहीं कर रखा है, ठीक है चलो कर ये रहा, ठीक है 910 ये आ गया। अब इसके बाद क्या पूछा है, द इम्पैक्ट ऑन, अरे यार ये इतना आसान, ईपीएस के पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, ईपीएस पहले वाली निकाल लेंगे, पहले हमारी ईपीएस क्या आ रही थी, अरे वो तो दे रखा है क्वेश्चन में, 3 आ रही थी। देखो क्वेश्चन में हमें ईपीएस दी हुई है, देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ईपीएस, करंट ईपीएस है 3, और जो हमारा जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 10 लाख, करंट ईपीएस है 3 और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10 लाख। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे अर्निंग्स, अर्निंग कितनी थी 10 लाख इंटू 3 इजिकल टू थी 10 इंटू 3 इजिकल टू 30 लाख की अर्निंग थी। अब जो हमने शेयर्स बायबैक कर लिए, उससे हमारे नंबर ऑफ न्यू शेयर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक, कितना होगा, तो 10 लाख माइनस जो हमने ऊपर अभी निकाला है 123,910 इतने शेयर्स हमने बायबैक कर लिया ना, तो हमारे शेयर्स इतने कम हो गए 123,910, तो कितना आएगा, हमारे पास इतने शेयर्स हैं 876090, सो हमारी ईपीएस क्या आ जाएगी 30 लाख डिवाइड बाय 876090, हमारी डिवाइड ईपीएस हमारी बढ़ गई 4 to 4 3.424 आ गया। इन्होंने 3.43 का रखा है पर ये 3.424 ही है, ठीक है। तो इस डिसीजन से क्या हुआ, इस डिसीजन से हमारी ईपीएस यहाँ तक बढ़ गई, बस इंग्लिश में इसे लिख देना है और हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में खाली ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इस पे ध्यान रखना, वैसे तो पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रीड नहीं, इस पे तो कुछ मार्क ही मत करो, और इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना और ढंग से सोल्व करना। खाली ये बहुत आसान था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। 37 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है, Y2M निकालना है। Y2M का अप्रोक्सीमेशन मेथड दे रखा है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेशन मेथड को मैं एक बार समझा देता हूँ। Y2M निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड, एक होता है IRR मेथड। IRR का मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, फ्यूचर में जो इनफ्लोज होने वाले हैं उसे हम इक्वल टू में रख देते हैं, उससे हम एनपीवी निकाल लेते हैं और फिर ऐसे ऐसे निकल जाता है, इंटरपोलेशन भी करना होता है, ठीक है। अभी आगे आएगा तो हम करेंगे। अभी मैं ये वाला अप्रोक्सीमेशन मेथड बता रहा हूँ। देखो, इंटरेस्ट पर एनम प्लस कैपिटल गेन पर एनम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, इसे याद कर लो बस। इंटरेस्ट पर एनम, कैपिटल गेन पर एनम, एवरेज इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पर एनम, कैपिटल गेन पर एनम, एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट पर एनम कितना है, यहाँ पे दे रखा है कूपन रेट। देखो अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहा हूँ ना, तो आप पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन में अगर रीड नहीं कर पा रहा हूँ, रीड नहीं कर रहा हूँ तो, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन कर रखे हैं ना, तो मुझे ये याद हो गए हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है इशू प्राइस है 100 रुपये, हम इसे फेस वैल्यू मान लेंगे। सबसे पहले फेस वैल्यू हमें एज्यूम करनी पड़ेगी, 100 रुपये हमने एज्यूम कर ली फेस वैल्यू। अब हमारा जो कूपन है, कूपन रेट है, कूपन रेट हमें 13% का दिया हुआ है, तो हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो आया 13, तो हमारा इंटरेस्ट पर एनम, हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है 13 पर एनम। अब कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, हमने कितना पैसा लगाया और हमें बदले में मिलना कितना है।
अब हमने कितना पैसा लगाया उसका उसका वैल्यू है ये, जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस जितना चल रहा है ये हमारा, अभी हमने कितना पैसा लगाया, और जो फ्यूचर में हमें मिलने वाला है वो है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू या रिडम्पशन वैल्यू। अभी हमने कितना पैसा लगाया और जो फ्यूचर में हमें मिलने वाला है, उन दोनों का डिफरेंस कैपिटल गेन होता है। फ्यूचर में मिलेगा हमें 100 रुपये, जो फेस वैल्यू है। हमने ये एज्यूम कर लिया यही रिडम्पशन वैल्यू भी होगी। और करंट में हमने कितना पैसा लगाएंगे, 95 लगाएंगे, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे पर एनम पे के बेसिस पे लेके आएंगे। हम इसे डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये आ जाएगा पर एनम बेसिस पे, एक तरीके से एवरेज आ जाएगा। एवरेज की हमें 5 से 5 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 0.8333, तो हमारा आया 13 प्लस 0.8333, डिवाइड कर देंगे इसे एवरेज इन्वेस्टमेंट से। एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज का इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने आज कितना लगाया और हमें मिलना कितना है, 100 रुपये। मतलब सिंपली जो हमें मिलना है और जो हमने लगाया, रिडम्पशन वैल्यू प्लस जो करंट मार्केट प्राइस है और डिवाइड बाय 2, एवरेज हो गया, एवरेज इन्वेस्टमेंट। सो 13 प्लस 0.8333 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट है 100 प्लस 95 डिवाइड बाय 2, 97.5, और इंटू 100 कर देंगे इसका, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा 13.8333 डिवाइड बाय 97.5%, 14.18 देखो ये हमारा आ गया। इंटरेस्ट पर एनम, कैपिटल गेन पर एनम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एक बार वो याद करेंगे, इंटरेस्ट पर एनम, कैपिटल गेन पर एनम, एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब हम इसी से ही पूरा फॉर्मूला बना देंगे। सो इंटरेस्ट पर एनम प्लस कैपिटल गेन पर एनम। कैपिटल गेन पर एनम कैसे निकलेगा, जो हमें लास्ट में मिलने वाला है क्या है, रिडम्पशन वैल्यू मिलने वाली है। ये रिडम्पशन वैल्यू कम भी हो सकती है, मतलब 95 भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है, तो हमें तो 100 मिलने वाला है। अब हमने अभी कितना पैसा लगाया, मार्केट वैल्यू, ये होता है करंट मार्केट प्राइस। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, ये है नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये हमारा कैपिटल गेन पर एनम आ जाएगा। उसके बाद हम एवरेज इन्वेस्टमेंट लाएंगे यहाँ पे। एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब रिडम्पशन वैल्यू प्लस करंट मार्केट प्राइस और डिवाइड बाय 2। करंट मार्केट प्राइस मतलब क्या, करंट में मार्केट प्राइस चल रहा है, या फिर ले लेंगे हम, अगर करंट मार्केट प्राइस गिवन नहीं है तो इशू प्राइस ले लेंगे, या फिर फेस वैल्यू ले लेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि फेस वैल्यू ही करंट मार्केट प्राइस है, अगर कुछ नहीं रखा तो। ठीक है, सुटेबल एजम्पशन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया, ये कैपिटल गेन पर एनम आ गया, इंटरेस्ट पर एनम आ गया। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो याद हो गया। अब क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं आगे गिवन है। खाली उस फॉर्मूले को याद कर लो। ये जो फॉर्मूला है इसे एक शीट पे लिख लो। ये जो छोटा वाला फॉर्मूला हो, ये बड़ा वाला फॉर्मूला भी एक बार लिख लेना इस शीट पे। ये वाला बड़ा फॉर्मूला जो है वो वीडियो पॉज करके लिख लेना, या फिर वीडियो को दोबारा से प्ले कर लेना, मतलब थोड़ा सा बैक में ले जाना। 38 बहुत आसान है ये भी। आगे क्वेश्चन हार्ड आएंगे, इसलिए अभी कटवा रहा हूँ थोड़े से। यील्ड 13% है, मैक्सिमम प्राइस निकालना है। मैक्सिमम प्राइस का मतलब बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है कि वो कितना दे दे और बॉन्ड खरीद ले। मैक्सिमम प्राइस का मतलब कितना दे दे, मतलब कितना दे दे, ठीक है। तो बॉन्ड की प्राइस है, ये बॉन्ड की प्राइस निकालनी है हमें। B0 का मतलब बॉन्ड की प्राइस है, सिंपल सी बात है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडम्पशन वैल्यू। ये मैं निकलवाने नहीं वाला, क्योंकि बहुत देर हो गई ये करवाते हुए, तो नींद थी, इसे गला भी दुख गया। कर लेना इसे सर। देखो कूपन रेट हमें गिवन है
कूपन रेट, इससे हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, 11 रुपये का इंटरेस्ट है। 3 साल की मैच्योरिटी दे रखी है, यील्ड हमें दे रखी है, यील्ड का मतलब डिस्काउंट रेट, तो अब कर लेना इससे सोल्व। और क्या, अब हमें क्या है, ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट थोड़ा सा चलो हो भी सकता है टफ, पर आसान है बहुत ये भी। देखो हमें क्या है, इसमें बॉन्ड का करंट मार्केट प्राइस दे रखा है, करंट मार्केट प्राइस दे रखा है हमें CMP दे रखा है 97.60। अब हमें क्या करना है, यील्ड निकालनी है। तो हमें पता है कि 97.60 अगर हमारा करंट मार्केट प्राइस है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट Y2M, Y2M हमें देने रखा है इसमें, एट द रेट Y2M लेंगे, और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरेस्ट रेट से, इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर प्लस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट Y2M, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें रिडम्पशन वैल्यू मिलने वाली है, रिडम्पशन वैल्यू जो मिलने वाली है, और फिर हम एक डिस्काउंट रेट चूज करेंगे। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, पर हमें एक बात और ध्यान में रखनी है, हम जब IRR मेथड लगाते हैं, IRR मेथड तो हम लगाते हैं, पर IRR मेथड के अलावा जो अप्रोक्सीमेशन मेथड है, हम उससे क्या करेंगे, हम उससे रेट डिसाइड कर लेंगे। अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा के हम रेट डिसाइड कर लेंगे। Y2M यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड। देखो इंटरेस्ट रेट हमें गिवन है, इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 11 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, 11 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, प्लस जो हमारा जो कैपिटल गेन पर एनम है, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, 97.60 का तो वो है करंट मार्केट प्राइस है, और रिडम्पशन पे हमें 100 रुपये मिलेंगे, रिडम्पशन पे 100 रुपये मिलेंगे, माइनस 97.6 डिवाइडेड बाय कितने साल का था, 3 साल का था क्या, 3 साल का था। सो कैपिटल गेन पर एनम आ गया 100 प्लस 97.6 डिवाइड बाय 2, और फिर इसे सोल्व कर लेना। इसे सोल्व करने के बाद देखो ये इन्होंने सोल्व कर रखा है यहाँ पे 1100 माइनस ये, तो कैपिटल गेन पर एनम आ गया, एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया। सो इससे क्या हुआ, इससे हमारा 12% का हमारा Y2M आया अप्रोक्सीमेशन मेथड से। फिर हमने क्या करा, हमने 12% से ही इस फॉर्मूले में लगाया, 12% से इस फॉर्मूले में लगाया, और जो हमें उससे प्रेजेंट वैल्यू मिली, हमें इससे क्या मिलेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मिल जाएगी हमें इससे, इस फॉर्मूले से, मतलब बॉन्ड वैल्यू ही मिलती है, पर जब IRR मेथड लगाते हैं तो इस फॉर्मूले से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मिलती है, एक ही बात है। फिर हमें क्या करना है, हमें इसमें से माइनस कर देना है जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी है। सो NPV आ जाएगी, उससे हमारी NPV आ जाएगी। चलो इस फॉर्मूले में अब हम Y2M को पुट करेंगे 12% से, कैलकुलेटर उठाना है और फिर उसमें लिखना है 1.12 डिवाइड 3 साल है ना, 1 2 3, इससे हमारा आ जाएगा, देखो हमें 100 रुपये मिलने वाले हैं रिडम्पशन पे। सो हमारा ये आ गया, और फिर GT का बटन दबाया, 2.4 इंटू इंटरेस्ट, हमें कितना मिलना है, इंटरेस्ट मिलना है हमें 100 रुपये का। ये हमारा आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ गई। अब माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, आउटफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है 97.6, मतलब बॉन्ड में हमें पैसा इतना लगाना पड़ रहा है, और उससे हमारा इनफ्लो इतना आएगा, और उससे हमारी फिर NPV आ जाएगी। तो चलो 2.4 इंटू 11 इज इक्वल टू 26.4, और फिर 0.712 इंटू 100 इज इक्वल टू 71.2,
इन दोनों का टोटल आया, इन दोनों का टोटल आया 97.6। अब इसमें से माइनस करा 97.6, एनपीवी कितनी आ गई 0, एनपीवी 0 आ गई। इसका मतलब यही हमारा आईआर आ रहा है, आईआरआर मतलब 12% ही हमारा आईआरआर है, क्योंकि इस पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, पीवी ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू हो रही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के। सो हमारा आईआरआर यही है 12%। सो इस क्वेश्चन में हमें यही बताया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसे एक बार कर लेना और इस पे एन लिख देना। पर इससे एक बात पता चल गई, इससे हमें इस क्वेश्चन में एक बात पता चल गई है कि हमें पहले अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करना है। अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करो, उससे हमारा जो है रेट गैस हो जाएगा कि हमें इस रेट से डिस्काउंटिंग करनी है। फिर उस रेट से डिस्काउंटिंग करो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, आईआरआर मतलब आईआरआर से जो रेट डिसाइड होता है ना पहले, फिर उससे आईआरआर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 39 क्वेश्चन में है यार। 39 क्वेश्चन में ना ऐसा है कि 39 क्वेश्चन को में ही जो चीजें हैं वो ही आगे बताई हुई हैं, पर हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। इस क्वेश्चन को भी काटना ही पड़ेगा, मजबूरी है, मैंने भी काट रखा है, मैंने भी अपनी बुक में काट रखा है। ठीक है, अभी मैं करवा देता हूँ पर फिर भी ठीक है। कूपन रेट 10% गिवन है, करंट प्राइस ये दे रखा है, करंट प्राइस ये दे रखा है, यील्ड जो है वो 1% बढ़ सकती है, 1% बढ़ सकती है यील्ड। सो यील्ड जो है ना, जो अभी करंट यील्ड निकालेंगे, सबसे पहले हम करंट Y2M निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। तो साइड में सोल्व करवा देता हूँ मैं इसे। तो 10% सबसे पहले लिख लेते हैं। जो करंट मार्केट प्राइस है वो चल रहा है 110 रुपये। यहाँ पे फेस वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो फेस वैल्यू हमें एज्यूम करनी पड़ेगी 100। देखो इससे मिलती जुलती एज्यूम करनी पड़ेगी, हम ऐसे ही एज्यूम नहीं कर सकते कि 1000 होगी फेस वैल्यू, इससे मिलती जुलती और 100 में ही एज्यूम करो। ठीक है, अब Y2M जो है, Y2M हमें देने रखी, Y2M इज नॉट गिवन, बट ये बताया हुआ है कि Y2M बढ़ सकती है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस। देखो ये लिखा हुआ मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो Y2M हमें गिवन नहीं है, बट Y2M में ये बता रखा है कि Y2M इंक्रीज होगी जो अभी करंट Y2M चल रही है +1%। ठीक है, तो अभी हम करंट Y2M निकालेंगे। सबसे पहले करंट Y2M, देखो हमें पता है कि करंट मार्केट प्राइस या इंट्रिंसिक वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू जो भी है वो निकलती है जो हमें फ्यूचर में जो इनकम होने वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें मैच्योरिटी वो नहीं दी हुई, मैच्योरिटी के ईयर्स नहीं दिए हुए, तो हम ये मानेंगे कि ये बॉन्ड परपेचुअल है, परपेचुअल है ये बॉन्ड। जब बॉन्ड परपेचुअल होता है तो उसमें हम यूज करते हैं इंटरेस्ट डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। अगर बॉन्ड परपेचुअल होता है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू इस तरीके से निकलती है, अगर बॉन्ड परपेचुअल होता है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू इस तरीके से निकलती है, इंटरेस्ट डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट या फिर कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। और डिस्काउंट रेट हमेशा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि Y2M हो सकता है, या फिर अगर हम इक्विटी की बात करें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो सकता है। यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे डिविडेंड भी आ सकता है, डी डी का मतलब डिविडेंड भी आ सकता है। सो कैश फ्लोज डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। अब यहाँ पे हमें कैश फ्लोज गिवन है कि 10% का हमें इंटरेस्ट मिलेगा, 10% मतलब 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, और हमें Y2M गिवन नहीं है, बट हमने Y2M निकालनी है, तो Y2M निकालेंगे हम। हमने लिख दिया कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, ये था कैश फ्लो, ये था डिस्काउंट रेट। करंट मार्केट प्राइस हमें गिवन है 110 रुपये।
सो Y2M क्या होगा, Y2M होगा 10 डिवाइड बाय 110, 10 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, 9.09% हमारा करंट Y2M है, बट Y2M इंक्रीज हो गया +1% से, तो हमारा Y2M हो गया 10.09%। तो बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, तो बॉन्ड वैल्यू हो गई, बॉन्ड वैल्यू आफ्टर Y2M इंक्रीज, जब Y2M इंक्रीज हो गया तो बॉन्ड वैल्यू क्या हो गई, बॉन्ड वैल्यू हो गई कैश फ्लोज डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट अब हो गया 10.09%। सो हमारी बॉन्ड की वैल्यू हो गई 10 डिवाइड बाय 10.09%, 99.108 या फिर 99.11 अप्रोक्स कर दिया ना, ये हमारा आंसर आ गया 99.11। अब मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड सिंपल सी बात है, पर यहाँ पे जो है ना हाफ ईयरली वाला केस दे रखा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर ये आगे जाके ना ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं, आगे जाके शायद 2 क्वेश्चन हैं ये हाफ ईयरली वाले, तो इसे हम काट देंगे और आगे वाले कर लेंगे, पर इसे भी एक बार सोल्व कर लेना, ठीक है। जो हाफ ईयरली वाले बॉन्ड होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें नंबर ऑफ कंपाउंडिंग 2 टाइम्स होती है, मतलब कि एक साल में, जैसे 1 ईयर का पीरियड है, 1 ईयर का पीरियड है, इसमें 2 टाइम कंपाउंडिंग होगी, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, 6 महीने बाद, एक और 6 महीने बाद। तो हमें क्या करना है, इसमें देखो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ज्यादा हो गई, अगर हमारा एक साल का हमारा क्या कहते हैं बॉन्ड था, 1 साल का बॉन्ड था, तो उसमें नंबर ऑफ कंपाउंडिंग एक बार हो थी, बट अगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली मिल रहा है, तो हमारी कंपाउंडिंग बढ़ जाएगी, हमारी कंपाउंडिंग इंटू 2 हो जाएगी। सो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इज इक्वल टू हो जाएगी, जो हमारे ईयर्स हैं, हमारी ईयर्स दे रखे हैं यहाँ पे 2 ईयर्स इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दी, 2 कर दिया, क्योंकि 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है एक साल में और ये 2 ईयर्स का टाइम है, और एक साल में कितनी कंपाउंडिंग हो रही है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पर ईयर, तो हमारी जो कंपाउंडिंग हो जाएगी वो होगी 4 बार कंपाउंडिंग होगी, ठीक है। और अब हमारा इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमें मिलेगा 7.5% का इंटरेस्ट है, पर ये हमें मिलेगा खाली 6 महीने के लिए, तो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा 7.5% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, मतलब हाफ हो गया, 7.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3.75%। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये मैं करवा रहा हूँ ये। और फिर तीसरा जो इफेक्ट आएगा वो आएगा Y2M पे, Y2M का मतलब होगा, देखो Y2M पे भी इफेक्ट आएगा, Y2M पे इफेक्ट दिखा दो, Y2M पे अगर हमारी 1 साल की डिस्काउंटिंग चल रही है पहले तो ये 1 ईयर्स था, बट अब ये हाफ ईयरली हो गया ना, तो हमें 1 साल की अब ये 6 महीने की डिस्काउंटिंग कर दी हमें, तो 6 मंथ की ये, तो मान लेते हमारा 10% का Y2M था पहले, ये मान लिया कि Y2M पहले 10% था, बट अभी ये यहाँ पे 6 मंथ है, सो Y2M हाफ हो जाएगा, Y2M ऐसे ही तो हम डिस्काउंटिंग करते हैं 1 प्लस 0.1, अब ये हो जाएगा इंटू 6 डिवाइड बाई 12, हाफ हो गया, सो हमारा क्या होगा Y2M हाफ हो जाएगा, सो 1 प्लस YTM डिवाइड बाई 2, सो 3 चीजों पे इफेक्ट आया, और फिर बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, सो इसी क्वेश्चन को मैं भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 39 का पार्ट सेकंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेमी एनुअल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने बता दिया, एक तो Y2M पे इफेक्ट आएगा, कूपन रेट पे इफेक्ट आएगा, कूपन रेट पे, और नंबर ऑफ कंपाउंडिंग जिसे हम नंबर ऑफ ईयर्स भी बोलते हैं कुछ लोग,
नंबर ऑफ कंपाउंडिंग एक ही बात है, नंबर ऑफ ईयर्स, ये याद कर लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मार्केट वैल्यू निकालनी है बॉन्ड की, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, करंट मार्केट प्राइस या थियोरेटिकल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, कितना कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। अब हमें प्रिंसिपल क्या मिलने वाला है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। मेरे पास तो बुक खोली हुई है, तो आपने भी बुक खोल रखी होगी। बुक खोल नहीं रखी तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, मेरे सामने तो बुक खोली हुई है। देखो, फेस वैल्यू 10,000 है, मैच्योरिटी है 2 साल बाद, कूपन रेट है 7.5%, और जो Y2M है, Y2M है 6%, 6% Y2M दे रखी है। अब हमारा इफेक्ट कहाँ का आया, हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं एट द रेट Y2M पे, एट द रेट Y2M पे, बट Y2M हमारी 6% थी, बट 6% हमें उसे हाफ करना पड़ेगा, तो Y2M हमारी 3% आएगी। नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स भी आते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त, यहाँ पे 2 ईयर्स थे, पर कंपाउंडिंग जब 2 बार हो रही है एक साल में, तो हमारी 4 टाइम्स कंपाउंडिंग होगी। और मल्टीप्लाई करते हैं इंटरेस्ट रेट से, सो मल्टीप्लाई करते हैं इंटरेस्ट रेट से, इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट है, हमारा कूपन रेट कितना गिवन है 7.5%, ये हमारा हाफ हो जाएगा, तो 7.5 डिवाइड बाई 2, 3.75, हमारा कूपन रेट भी हाफ हो जाएगा। फेस वैल्यू हमें गिवन है 10,000, जब 10,000 फेस वैल्यू गिवन है, तो उसके मल्टीप्लाई करेंगे हम कूपन रेट से 3.75, तो हमारा आ जाएगा इंटू 375। अभी बस ये लिखते जाओ, मैं एक बार साफ सुथरा भी करके करवा दूंगा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, नंबर ऑफ वो Y2M हाफ हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 2 हो जाएंगे, बट यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पे कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि देखो इंटरेस्ट ही तो खाली हमें, जो कूपन है, कूपन ही रेट ही तो हाफ होगा। देखो कूपन 1 साल है, ये वन ईयर है, पर जो प्रिंसिपल है वो तो हमें पूरा ही मिलेगा, कूपन तो आधे आधे करके मिल जाएंगे। देखो पहले 3.75 पहले मिल गया, फिर 3.75 बाद में मिल जाएगा, यहाँ पे इस पीरियड में मिल जाएगा, 3.75 इस पीरियड में, तो प्रिंसिपल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कभी प्रिंसिपल पे भी इफेक्ट ला दो और फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, प्रिंसिपल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ऐसे बनेगा, बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट। अब हमारा Y2M हाफ हो चुका है, तो 3.75%, 4 कितने टर्म्स के लिए, 2 ईयर्स है ना, तो 4 टर्म्स के लिए कंपाउंडिंग करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, रुको Y2M तो हमारा 3 था ना, 3.75 तो हमारा इंटरेस्ट था, कूपन रेट था, Y2M तो हमारा 3 था परसेंट, और कूपन रेट है हमारा, तो 10,000 इंटू कूपन रेट है हमारा 3.75%, और फिर प्लस कर दिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 3%, 4 टर्म्स के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 10,000 से, तो 1.03, कैलकुलेटर में हमें लिखना है 1.03 डिवाइड 1 2 3 4, 4 बार हमें लिखना है 1.03 डिवाइड इक्वल टू 4 टाइम्स, इक्वल टू 4 टाइम्स दबाना है। ठीक है, हमारा आ जाएगा 0.8885 इंटू 10,000, और फिर GT दबाना है हमें 3.717 इंटू ये 375, सो 375,
375 इजिकल टू प्लस 8885 इजिकल टू 10278.875 10278 देखो मेरा 102.79 कर दिया इन्होंने, वो राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो हमारा हो गया ये सोल्व। इस क्वेश्चन को चाहो तो काट भी सकते हो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी गिवन है, सो इसे एक बार सोल्व कर लेना और फिर उसके बाद इसे एन लिख देना इसको। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसमें हमें ड्यूरेशन निकालते हैं। अब ये ड्यूरेशन वाले क्वेश्चंस यहाँ से सोल्व हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे।